नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकिया आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हमारी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का हम अध्ययन कर रहे थे। इस पुस्तक के दूसरे अध्याय यानी कि भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना को हम पढ़ रहे थे। इस अध्याय के पिछले भाग में यानी 10वें भाग में हमने इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को पढ़ना शुरू किया था और पिछले भाग में हमने इस अध्याय के कुछ वस्तुनिष्ठ, कुछ अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्नों को समझा था। और आज अभ्यास प्रश्नों की इस दूसरी कड़ी में यानी कि इस अध्याय के 11वें भाग में हम कुछ दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों को समझेंगे। ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न वास्तव में आपकी पुस्तक के ही अभ्यास प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के द्वारा हम अध्याय की जो मुख्य अवधारणाएं थी उन सभी को पुनः दोहरा पाएंगे और आप इन सभी को अच्छे से कर पाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो पहला प्रश्न है यहाँ पर वो यह है कि जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत है इसका बुनियादी तर्क क्या था, इस सिद्धांत में क्या मूल तर्क दिया गया था उसे स्पष्ट करना है। इसके अलावा संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है। इस सिद्धांत में संक्रमण अवधि को जनसंख्या विस्फोट के साथ जोड़ा गया है, तो ऐसा क्यों किया गया है, ये दोनों आपस में क्यों जुड़े हुए हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर को समझ लेते हैं। तो बच्चों, उत्तर हम करेंगे तो इस सिद्धांत की बुनियादी मान्यता से शुरू करेंगे। तो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत की बुनियादी मान्यता यह है कि, तो आप याद करें कि इस सिद्धांत की बुनियादी मान्यता क्या थी। तो ये जो जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत था इसमें वास्तव में किसी भी स्थान विशेष की या देश विशेष की जो जनसंख्या वृद्धि थी उसे आर्थिक विकास के जो स्तर हैं उनसे जोड़ के बताया गया था। तो पहली मान्यता ये कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के समग्र स्तरों से जुड़ी होती है। यह सच है बच्चों कि इस सिद्धांत में यह बताया गया कि किसी भी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि उस क्षेत्र विशेष, उस स्थान विशेष के जो आर्थिक विकास का स्तर है या आर्थिक विकास का जो संपूर्ण या समग्र स्तर है उससे जुड़ी होती है। दूसरी मान्यता ये है कि प्रत्येक समाज का विकास जनसंख्या वृद्धि के निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। तो इस जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में ये भी माना गया है कि कोई भी समाज हो, प्रत्येक समाज, हर समाज जो है वो जनसंख्या वृद्धि के निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है, यानी एक ही स्वरूप प्रत्येक समाज में अनुसरण किया जाता है। और इस स्वरूप के रूप में यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के 3 चरण बताए गए। तो आप समझे इस चीज़ को कि जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण होते हैं। ऐसा बताया गया किस सिद्धांत में, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में। ये 3 चरण कौन कौन से थे? पहला चरण था कम जनसंख्या वृद्धि का चरण। ये वो चरण है जहाँ किसी भी देश या समाज में जो आर्थिक विकास है वो बहुत तीव्रता से नहीं हो रहा होता है। तो समाज विशेष में जन्म दर काफ़ी तीव्र रहती है, लेकिन उसके साथ साथ समाज में मृत्यु दर भी काफ़ी तीव्र होती है, क्योंकि इस चरण के दौरान आर्थिक विकास की गति बहुत धीमी रहती है और इस कारण से पालन पोषण के और स्वास्थ्य संबंधी जो साधन हैं उनका काफ़ी अभाव रहता है। इस सिद्धांत में जो दूसरा चरण है उसे संक्रमणकालीन चरण कहा गया है। यह संक्रमणकालीन चरण तब आता है जब किसी भी देश या समाज में आर्थिक विकास हो रहा होता है, उसकी गति कुछ बढ़ती है, तो आर्थिक विकास होने के फलस्वरूप आर्थिक विकास की गति में सकारात्मक परिवर्तन आने के कारण उस क्षेत्र विशेष में जो मृत्यु दर है उस पर काबू पा लिया जाता है। यानी मृत्यु दर प्रथम चरण की तरह
तरह तीव्र नहीं रहती हैं, लेकिन यहाँ इस विशेष समाज में जो कि दूसरे चरण में है, संक्रमणकालीन चरण में है, जन्म दर तीव्र ही बनी रहती है और इस कारण इसे संक्रमणकालीन चरण कहा गया। जो तीसरा चरण है उसे नीची जनसंख्या वृद्धि का चरण नाम दिया गया है। यहाँ पुनः जनसंख्या वृद्धि काफ़ी धीमी रहती है और यहाँ कारण क्या है जनसंख्या वृद्धि धीमी रहने का, कि यहाँ मृत्यु दर के साथ साथ जन्म दर पर भी नियंत्रण पा लिया जाता है। यानी इस समाज की, इस देश की जो मृत्यु दर है वो तो कम होती ही है, साथ के साथ जन्म दर भी काफ़ी कम हो जाती है और इस कारण जनसंख्या वृद्धि धीमी रहती है। तो हमारे प्रश्न का जो दूसरा भाग था, उस दूसरे भाग में यह पूछा गया कि जनसंख्या विस्फोट व संक्रमण अवधि में संबंध क्यों है, या इस सिद्धांत में इसको कैसे बताया गया है। तो अब हम जनसंख्या विस्फोट व संक्रमण अवधि में संबंध की चर्चा करेंगे। यहाँ स्पष्ट है कि ये जो संक्रमणकालीन चरण है इसे ही संक्रमण अवधि कहा जाता है और इस चरण के दौरान उस समाज, उस देश में जनसंख्या विस्फोट होता है। इसी बात को हमें यहाँ व्याख्या करना है। तो पहली बात ये कि इस दौरान मृत्यु दर पर नियंत्रण हो जाता है। कैसे? रोग नियंत्रण किया जाता है, यानी जो भी बीमारियां व्याप्त हैं उन सभी बीमारियों के इलाज उपलब्ध हो जाते हैं, उनका सही से उपचार करना संभव हो जाता है। साथ के साथ बेहतर पोषण और जन स्वास्थ्य में सुधार, यानी उस समाज विशेष में आर्थिक विकास बढ़ने के साथ ही वहाँ पर पोषण की सुविधाएं बेहतर हो जाती हैं और साथ के साथ जन स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार होता है, परंतु जन्म दर में कमी नहीं होती है। तो ये विशेषता है संक्रमण अवधि की या संक्रमणकालीन चरण की। तो मृत्यु दर पर तो नियंत्रण पा लिया गया, लेकिन जन्म दर में कमी नहीं होती है, इसलिए एक प्रकार का जनसंख्या विस्फोट देखा जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं बच्चों, 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ये संक्रमणकालीन चरण कहाँ देखा गया? पश्चिमी यूरोप में देखा गया। तो आप इस उदाहरण को याद रखेंगे कि 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष और 20वीं शताब्दी के जो शुरुआती वर्ष थे उस दौरान पश्चिमी यूरोप में संक्रमणकालीन चरण देखा गया। और साथ के साथ हम उदाहरण के रूप में याद रखेंगे हमारा आज का भारत यानी वर्तमान भारत। तो वर्तमान भारत भी वास्तव में संक्रमणकालीन चरण से गुजर रहा है। मृत्यु दर में कमी हुई है, लेकिन जन्म दर में कमी नहीं हुई है। उसके अलावा आप यहाँ जो भारत की जनगणना रही 2011 की, उसके आंकड़े देख सकते हैं। हमारे यहाँ मृत्यु दर तो अब काफ़ी कम हुई है। यह कितनी रही 2011 में? 7.1, लेकिन जन्म दर काफ़ी तीव्र बनी हुई है, यह रही 21.8 और इस कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति देखने को मिल रही है। तो बच्चों अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, माल्थस का यह विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं अपरिहार्य हैं? ये कारण क्यों था? माल्थस ने ऐसा क्यों माना था, ये आपको देखना है बच्चों। तो हमने माल्थस के सिद्धांत का भी अध्ययन किया। तो माल्थस ने ऐसा क्यों माना, उनका यह विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं ये अपरिहार्य हैं, यानी ये ज़रूरी हैं, इनसे हम इनका जो महत्व है उसे हम नकार नहीं सकते हैं। तो बच्चों
देखते हैं। उत्तर, माल्थस की मान्यता थी कि मनुष्य के भरण पोषण के साधन की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है। हाँ, ये सच है कि माल्थस का जो सिद्धांत था उसकी मूल अवधारणा यही थी कि मनुष्य के जो भरण पोषण के साधन हैं, जैसे कि भोजन, कपड़ा तथा अन्य कृषि उत्पाद, इन सब में जो बढ़ोतरी होती है, जो वृद्धि होती है, वह जनसंख्या में वृद्धि की तुलना में काफ़ी धीमी होती हैं। या हम कहें कि इन सभी साधनों की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि काफ़ी तेज होती है। साथ के साथ माल्थस ने ये भी कहा कि इसलिए मनुष्य सदा ही गरीबी में जीने के लिए दंडित किया गया है। यानी कितना भी मनुष्य विकास के पथ पर आगे बढ़ जाए, उसके आर्थिक विकास की गति कितनी भी तीव्र क्यों ना हो जाए, सदैव भरण पोषण के साधनों की वृद्धि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है उससे धीमी ही रहती है, उससे कम ही रहती है। तो माल्थस का मानना था कि मनुष्य सदैव गरीबी में जीने के लिए दंडित किया गया है। जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय तरीके से, जबकि कृषि उत्पादन में वृद्धि गणितीय रूप से होती है। तो बच्चों ये याद रखेंगे कि माल्थस कहते थे कि जनसंख्या में वृद्धि तो ज्यामितीय तरीके से होती है, लेकिन कृषि उत्पादन में वृद्धि जो है वो गणितीय तरीके से होती है। इसलिए समृद्धि बढ़ाने का एक ही तरीका वो क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। तो माल्थस कहते थे कि समृद्धि बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है और वो है जनसंख्या पर नियंत्रण पाना। तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में माल्थस ने कहा कि इसके दो तरीके हो सकते हैं। ये दो तरीके कौन से बताए उन्होंने? कृत्रिम निरोध और प्राकृतिक निरोध। यहाँ सत्य है कि माल्थस कहते थे कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको हम प्रिवेंटिव चेक्स कह सकते हैं, कृत्रिम निरोध कह सकते हैं, जहाँ मनुष्य स्वयं अपनी इच्छा से यदि कुछ ऐसे कार्य करता है कि बच्चों को जन्म नहीं देना या हम कहें ब्रह्मचार्य का पालन करना, तो उन्हें माल्थस ने कृत्रिम निरोध कहा था। और साथ ही साथ उन्होंने बात करी थी प्राकृतिक निरोधों की। तो वास्तव में जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे तूफान आना, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, इन सभी को माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के प्राकृतिक निरोध के रूप में स्वीकार किया था। माल्थस की मान्यता थी कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्राकृतिक निरोध अनिवार्य हैं। उनका ये मानना था कि यदि हम जनसंख्या वृद्धि को रोकना चाहते हैं तो प्राकृतिक निरोध आवश्यक है। यानी जनसंख्या वृद्धि बढ़ती ही जाएगी अगर इस प्रकार के प्राकृतिक निरोध घटित नहीं होते हैं। खाद्य आपूर्ति व जनसंख्या वृद्धि में असंतुलन को रोकने का एक प्राकृतिक तरीका है ये सभी प्राकृतिक निरोध या ये सभी प्राकृतिक घटनाएं। उसके अलावा उनका मानना था कि जब मनुष्यों के दुर्गुण बढ़ जाते हैं तो वे स्वयं ही विनाश के कारक बन जाते हैं। माल्थस ने ये भी कहा कि मनुष्यों के दुर्गुण एक सीमा तक बढ़ते हैं और ये जब बढ़ते ही जाते हैं तो एक सीमा के बाद वे स्वयं ही अपने विनाश का कारक बन जाते हैं। जब जनसंख्या की शक्ति पृथ्वी की भरण पोषण की शक्ति से बढ़ जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने माना कि जब जनसंख्या की जो शक्ति है वो पृथ्वी की भरण पोषण की शक्ति से बढ़ जाती है, तब जो मानव प्रजाति है उसकी असामयिक मृत्यु होने लगती है। यानी समय से पहले मानव प्रजाति को मृत्यु का सामना करना पड़ता है और इसका कारण बनते हैं बीमारियां, महामारियां, घातक रोग, प्लेग आदि भयंकर रूप में बनते हैं। यानी ये सभी बीमारियों के जो भयंकर रूप हैं ये हमें देखने को मिलते हैं और इस कारण हजारों लाखों लोगों का इस दुनिया से, संसार से सफाया हो जाता है। हजारों लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भी यदि सफलता नहीं मिलती है, यानी फिर भी जनसंख्या पर नियंत्रण पाने में सफलता नहीं मिलती है, तो क्या पड़ने लगते हैं? विनाशकारी
अकाल पड़ने लगते हैं। यानी पहले शुरुआत कहाँ से होती है? बीमारियों, महामारियों, घातक रोगों आदि के भयंकर रूप से शुरुआत होती है, और यदि फिर भी सही रूप से जनसंख्या पर नियंत्रण प्राप्त नहीं होता है तो विनाशकारी अकाल पड़ने लगते हैं, और उतने ही लोग जिंदा जितने को खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिल सके। और अंत कैसे होता है कि ये जो विनाश का काल है उसका अंत इस रूप में होता है कि अंत में संसार में उतने ही लोग जिंदा बचते हैं जितनों को आसानी से खाद्य सामग्री प्राप्त हो सके, यानी जितने लोगों को खाने के लिए, भरण पोषण के लिए आसानी से खाद्य पदार्थ प्राप्त हो सके। तो ये था माल्थस का विचार। तीसरा जो प्रश्न है बच्चों वो देखते हैं, मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है? कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है जबकि मृत्यु दर तेजी से गिरती है। तो बच्चों सबसे पहले आपको मृत्यु दर और जन्म दर क्या है इनका अर्थ बताना है। इसी प्रश्न में आगे आपको यह कारण स्पष्ट करना है कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों होती है जबकि मृत्यु दर तेजी से गिरती है। तो ये क्या संबंध है कि क्यों जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से आती है जबकि मृत्यु दर तेजी से गिरती है। तो पहले हम मृत्यु दर और जन्म दर के अर्थ को स्पष्ट करेंगे। तो मृत्यु दर क्या है? किसी एक क्षेत्र विशेष में एक निर्धारित अवधि के दौरान हुई मृत्यु की संख्या ही मृत्यु दर कहलाती है। और ये मृत्यु की संख्या कैसे मापी जाती है? प्रति 1000 इकाई पर मापी जाती है। वापस देखिए कि किसी क्षेत्र विशेष में एक निर्धारित अवधि के दौरान हुई मृत्यु की संख्या ही जन्म दर कहलाती है, और ये मृत्यु की संख्या प्रति 1000 की इकाई में मापन की जाती है। यहाँ हम मृत्यु दर का जो सूत्र है या जो फॉर्मूला है उसको भी स्पष्ट करेंगे। किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष की अनुमानित जनसंख्या गुणा 1000। तो मृत्यु दर का ये सूत्र हमने हमारे अध्याय में अच्छे से समझा था। किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या को हम उसमें हम किसका भाग देते हैं? उस वर्ष में जो अनुमानित जनसंख्या है उसका भाग देते हैं और उसे गुणा कर देते हैं 1000 से, तब हमें प्राप्त होती है उस क्षेत्र विशेष की मृत्यु दर। इसी प्रकार हम जन्म दर को भी स्पष्ट कर सकते हैं। जन्म दर क्या है? किसी एक क्षेत्र विशेष में एक निर्धारित अवधि में जीवित जन्मों या बच्चों की कुल संख्या, यानी एक क्षेत्र विशेष में एक निर्धारित अवधि में जीवित जन्मों की, यानी कुल कितने जन्म उस क्षेत्र विशेष में हुए, तो उन जीवित जन्मों या उन बच्चों की जिन्होंने जन्म लिया है उनकी कुल संख्या ही क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। और इसे भी मापन कैसे किया जाता है? 1000 की इकाई में ही किया जाता है। यहाँ हम सूत्र देख सकते हैं। जन्म दर का सूत्र क्या है? किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष के मध्य जनसंख्या। किसी वर्ष विशेष में कुल जीवित जन्म बटा किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष के मध्य की जनसंख्या गुणा 1000। तो ये हो गया हमारा जन्म दर का सूत्र। अब बच्चों हम बात करते हैं कि मृत्यु दर व जन्म दर में गिरावट में अंतर के क्या कारण हैं। तो कुछ मूल कारण माने जाते हैं कि ये सच है कि मृत्यु दर जो है उस पर तेजी से नियंत्रण पा लिया जाता है, उसकी तुलना में जन्म दर में इतना आसानी से नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो पहला कारण आप यहाँ जो है देखेंगे, खासकर हमारे देश के संदर्भ में 1921 के बाद मृत्यु दर में तेजी से गिरावट का कारण यह था कि अकालों व महामारियों पर नियंत्रण बढ़ गया। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि 1921 के बाद हमारे देश में खासकर अकालों और महामारियों पर नियंत्रण बढ़ गया था, जिससे इनके कारण होने वाली मृत्यु में
कमी आई। तो यह स्पष्ट है कि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट जो हुई उसका एक मुख्य संबंध इस कारण से है कि 1921 के बाद जो अकाल पड़ रहे थे, जो महामारियां हो रही थी, उन सब पर तेजी से नियंत्रण कर लिया गया। साथ ही 1918-19 की इन्फ्लुएंजा नामक महामारी से जनसंख्या के 5% भाग को जीवन से हाथ धोना पड़ा। यह भी सच है कि इस दौरान यानी 1918-19 की जो इन्फ्लुएंजा नामक महामारी थी, उससे लगभग जनसंख्या का जो 5% भाग था उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा था, यानी 5% भाग की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार बीमारियों के उपचार, स्वच्छता अभियान और व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम, ये 3 कार्य हुए कि बीमारियों के उपचार उपलब्ध हो गए, स्वच्छता अभियान चलाए गए जिसके कारण बीमारियां फैलना कम हो गई और व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए गए और इस कारण महामारियों को नियंत्रित कर मृत्यु दर में गिरावट के प्रमुख कारण बने। तो ये सभी जो चीज़ें थी, ये सब महामारियों को नियंत्रित कर मृत्यु दर में गिरावट के प्रमुख कारण के रूप में सामने आई। अब साथ ही क्या हुआ, समग्र विकास और चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार ने भी शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर को कम किया। यह भी सत्य है कि इनके साथ साथ बीमारियों के उपचार बढ़े, स्वच्छता अभियान चलाए गए, टीकाकरण कार्यक्रमों को बढ़ाया गया, एक व्यापक रूप पर चलाया गया और इसी के साथ समग्र विकास बढ़ा, चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार हुआ और इन सब के फलस्वरूप शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में काफ़ी कमी आ गई और इस प्रकार जो मृत्यु दर थी उस पर हमारे देश में समय रहते नियंत्रण पा लिया गया। मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर में उतनी तेजी से गिरावट नहीं आने का कारण क्या था? तो मूल कारण ये है कि जन्म दर एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटना है। जन्म दर सिर्फ विकास की जो गति है उसी से नहीं जुड़ी है, यह एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रघटना है और इस कारण इसमें परिवर्तन धीमी गति से होता है। यानी जितना आसानी से मृत्यु दर में गिरावट आ गई उतना आसानी से जन्म दर में गिरावट आना संभव नहीं है, क्योंकि समाज विशेष के जो अलग अलग वर्ग हैं उनके विश्वास, उनके विचार, उनकी अभिवृत्तियों में बदलाव आवश्यक है यदि हम हमारे देश में जन्म दर में भी कमी लाना चाहते हैं। साथ ही बच्चों याद रखेंगे कि समृद्धि का स्तर भी जन्म दर को प्रभावित करता है। जैसे जैसे पूरे देश में समृद्धि का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे जन्म दर पर काबू पाया जा सकेगा। अभी हमारा देश एक विकासशील देश है, हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारा देश भी विकसित देशों की स्थिति में आ जाएगा, देश में सभी लोग एक उचित समृद्धि स्तर को प्राप्त कर लेंगे, तो उस स्थिति में वहाँ यानी हमारे देश में जन्म दर के कम होने की संभावना बढ़ जाएगी। बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, भारत में कौन कौन से राज्य जनसंख्या समृद्धि के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त कर चुके हैं अथवा प्राप्ति के बहुत नज़दीक हैं? कौन कौन से राज्यों में अब भी जनसंख्या समृद्धि की दरें बहुत ऊंची हैं? आपकी राय में इस क्षेत्रीय अंतरों के क्या कारण हो सकते हैं? तो बच्चों प्रश्न में आपको 2 चीज़ें पूछी गई हैं। पहली चीज़ ये कि भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें जनसंख्या समृद्धि दर प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त कर चुके हैं अथवा प्राप्ति के बहुत नज़दीक हैं। दूसरी बात क्या पूछी गई है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहां अब भी जनसंख्या समृद्धि की दरें बहुत ऊंची हैं। और इन 2 बातों के अलावा यहाँ एक और चीज़ आपको स्पष्ट करनी है। आपकी राय पूछी गई है कि आपकी राय में ये जो क्षेत्रीय अंतर हैं, यानी कुछ राज्य प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त कर चुके हैं जबकि कुछ राज्य
प्रतिस्थापन दर से काफ़ी पीछे हैं। तो आपकी राय में ये जो क्षेत्रीय अंतर हैं इनके क्या कारण हो सकते हैं? तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रतिस्थापन दर क्या है। प्रतिस्थापन दर, जब जन्म व मृत्यु दर में अंतर शून्य हो जाता है तो कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई है या प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है। बच्चों ये स्पष्ट है कि किसी क्षेत्र विशेष में यदि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो अंतर है वो अंतर शून्य होता है, यानी यदि जन्म दर से मृत्यु दर को घटाया जाता है तो शून्य प्राप्त होता है, तो हम मान सकते हैं कि उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या स्थिर हो गई है, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ की जनसंख्या एक प्रतिस्थापन स्तर तक पहुँच चुकी है। वहाँ जितने जीवित जन्म हो रहे हैं उतने ही लोग लगभग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इस अवस्था में जितने बूढ़े लोग मरते हैं उतने ही नए बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि एक प्रतिस्थापन स्तर की स्थिति प्रतीत होती है। यानी जितने बूढ़े लोगों की मृत्यु होती है बिल्कुल उतने ही नवीन जन्म होते हैं या नए शिशुओं के जन्म होते हैं। ऐसी स्थिति को ही हम प्रतिस्थापन स्तर का नाम देते हैं। तो हमारे देश में कुछ राज्य जिनमें प्रतिस्थापन स्तर जो प्राप्त किया जा चुका है वो कौन से हैं? भारत में निम्नलिखित राज्य जनसंख्या समृद्धि के प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त कर चुके हैं। तो इन राज्यों को आपको ज़रूर याद रखना है: केरल, त्रिपुरा, नागालैंड, गोवा, तमिलनाडु, मणिपुर और पंजाब। तो बच्चों ये सभी राज्य ऐसे राज्य हैं जो कि प्रतिस्थापन स्तरों को प्राप्त कर चुके हैं, यानी यहाँ की जनसंख्या समृद्धि दर जो है वो शून्य के स्तर को प्राप्त कर चुकी है। यहाँ जितने जीवित जन्म होते हैं उतने ही लोगों की लगभग मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों ये राज्यों के नाम आप याद रखेंगे: केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब और गोवा। उसके बाद ऐसे राज्य जिन राज्यों में जनसंख्या समृद्धि की दरें बहुत उच्च हैं वे हैं, तो उन राज्यों के नाम देख लेते हैं। हमारा राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो बच्चों ये दोनों श्रेणियों के राज्य आपको ज़रूर याद रखने हैं कि ये सभी राज्य यानी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जो कि हमारे संपूर्ण देश का एक बड़ा भाग हैं, ये प्रतिस्थापन दर के से अभी काफ़ी दूर है, या हम कह सकते हैं कि इन राज्यों में जनसंख्या समृद्धि की दरें अभी तक काफ़ी उच्च हैं। इन क्षेत्रीय अंतरों के मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं ये जो क्षेत्रीय अंतर हैं कि कुछ राज्यों में प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त किया जा चुका है जबकि कुछ राज्यों में जनसंख्या समृद्धि की दरें अभी भी बहुत ऊंची हैं। तो पहला कारण है विभिन्न राज्यों में सामाजिक सांस्कृतिक संरचना तथा साक्षरता के स्तर अलग अलग हैं। यह सत्य है कि अलग अलग राज्यों में साक्षरता के स्तरों में अंतर है और उसके अलावा अलग अलग राज्यों की जो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है उसमें भी बड़े अंतर देखने को मिलते हैं और किसी क्षेत्र विशेष की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और वहाँ की साक्षरता की जो दर है वो दोनों ही उस क्षेत्र विशेष की जो जन्म दर है उस पर प्रभाव डालती है। उसके बाद दूसरा कारण देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्रादेशिक अंतर के लिए पूर्वाग्रह और सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियाँ भी उत्तरदायी हो सकती हैं। तो यह भी सत्य है कि हमारे देश में जो प्रादेशिक अंतर देखने को मिलता है जनसंख्या वृद्धि के मामले में, उसके लिए कुछ समाज के पूर्वाग्रह और सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियाँ, किसी समाज विशेष की, किसी धर्म विशेष की जो रूढ़िगत विचार हैं वो भी इसके लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। तीसरा कारण ये है कि लोगों की नकारात्मक सोच तथा अशिक्षा भी क्षेत्रीय अंतरों
के लिए उत्तरदायी हो सकती है। तो ये भी सच है कि जो लोगों के सोच विचार हैं, उनकी नकारात्मक सोच है और अशिक्षा है, तो ये दोनों कारण भी जो क्षेत्रीय अंतर पाए जाते हैं प्रतिस्थापन स्तर में, जनसंख्या समृद्धि में, उसका एक कारण हो सकते हैं। अब बच्चों हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है? आर्थिक विकास व समृद्धि के लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है? तो यहाँ इस पांचवें प्रश्न में आपको जनसंख्या की आयु संरचना के बारे में पूछा गया है। तो आयु संरचना का क्या अर्थ है, उसके अलावा आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए आयु संरचना की क्या प्रासंगिकता है? तो उत्तर देखते हैं बच्चों। आयु संरचना से तात्पर्य है कि कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है। यहाँ स्पष्ट है कि जो कुल जनसंख्या है उसमें हम अलग अलग आयु वर्ग देखते हैं और उन आयु वर्गों में किस अनुपात में व्यक्ति उपस्थित हैं, इसे ही हम आयु संरचना का नाम देते हैं। यह विकास के स्तर, औसत आयु संभाव्यता, शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर से प्रभावित होती रहती है। तो किसी क्षेत्र विशेष की जो आयु संरचना है वो विकास के स्तरों से, वो औसत आयु संभाव्यता से, इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर से प्रभावित होती रहती है। इसके अलावा भारतीय जनसंख्या के आयु संरचना के आधार पर मोटे तौर पर 3 आयु वर्ग माने गए हैं। हमारे भारत देश में 3 आयु वर्गों को यहाँ रखा गया है। पहला 0 से 14 वर्ष, दूसरा 15 से 59 वर्ष और तीसरा 60 वर्ष से अधिक। इसी आधार पर किसी देश की जनसंख्या को युवा या बूढ़ा कहा जाता है। जिसे कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, क्योंकि हमारे देश में इस आयु वर्ग के यानी 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। और किसी देश में यदि 60 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है, उनका अनुपात सबसे अधिक है, तो उस देश को कहा जाता है कि ये बूढ़ों का देश है, बुजुर्गों का देश है। आर्थिक विकास व समृद्धि के लिए आयु संरचना की प्रासंगिकता निम्नलिखित प्रकार से है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का बढ़ना इस बात का परिचायक है कि लोगों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है। यह महत्वपूर्ण है बच्चों कि किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, तो ये इस बात को स्पष्ट करती है कि उस क्षेत्र विशेष की जो जीवन प्रत्याशा है या आयु संभाव्यता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, जो कि चिकित्सा सुविधाओं तथा पोषण संबंधी सुविधाओं से संबंधित होती है। ये जो हमारी आयु संभाव्यता या जीवन प्रत्याशा है ये चिकित्सा सुविधाओं से और उसके अलावा पोषण संबंधी सुविधाओं से संबंधित होती है तथा किसी देश के आर्थिक विकास एवं समृद्धि की सूचक है। यानी यदि किसी देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो यह स्पष्ट है कि यह उस देश के आर्थिक विकास और समृद्धि को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा 0 से 14 वर्ष आयु की जनसंख्या में गिरावट आने से यह स्पष्ट होता है कि देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का सही प्रकार से क्रियान्वयन किया जा रहा है। यदि ये जो वर्ग है, जो बच्चों वाला वर्ग है, 0 से 14 वर्ष वाला वर्ग है, यहाँ यदि कमी आती है, इस वर्ग की जनसंख्या में कमी या गिरावट आती है, तो उससे स्पष्ट है कि उस क्षेत्र विशेष में, उस देश में जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है जिसके तहत की जन्म दर को नियंत्रित किया जाता है उसे सही प्रकार से क्रियान्वयन में लाया जा रहा है। तीसरा बिंदु है कि भारत की आयु संरचना यह भी प्रदर्शित करती है कि देश में आश्रित जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और अर्जक जनसंख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। हमारे देश की आयु संरचना यह स्पष्ट करती है कि हमारे देश में आश्रित जनसंख्या में कमी आ रही है, जबकि अर्जक जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। अब बच्चों छठा प्रश्न देख लेते हैं। स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है?
एक गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के क्या निहितार्थ है? क्या आप यह महसूस करते हैं कि माता पिता आज भी बेटियों की बजाय बेटों को अधिक पसंद करते हैं? आपकी राय में इस पसंद के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो बच्चों, यहाँ आपको स्त्री पुरुष अनुपात के अर्थ को बताना है। उसके अलावा एक गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है? किसी देश में, किसी क्षेत्र में यदि स्त्री पुरुष अनुपात में कमी आ रही है तो उसका क्या आशय है? और साथ के साथ आपको अपनी राय को यहाँ रखना है कि क्या आप यह महसूस करते हैं कि माता पिता आज भी बेटियों की बजाय बेटों को अधिक पसंद करते हैं, और आपकी राय में इस पसंद के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो बच्चों, यहाँ मैं इस प्रश्न के उत्तर को प्रदर्शित कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी राय जोड़ सकते हैं। आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है वो भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्त्री पुरुष अनुपात क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या ही स्त्री पुरुष अनुपात कहलाती है। तो स्त्री पुरुष अनुपात का अर्थ क्या हुआ कि किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या क्या है, वही स्त्री पुरुष अनुपात कहलाती है। अब बच्चों, इस मामले में हम कहें कि ऐतिहासिक दृष्टि से क्या रहा है, तो ऐतिहासिक दृष्टि से स्त्री पुरुष अनुपात स्त्रियों के पक्ष में रहा है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 1000 से कुछ ऊपर ही रही है। लेकिन हमने कई सारे आंकड़े देखे थे अध्याय के दौरान, और हमने पाया कि हमारे देश में स्त्री पुरुष अनुपात लगातार कम होता जा रहा है। तो जो गिरता हुआ स्त्री पुरुष अनुपात है उसके क्या निहितार्थ हैं वो देख लेते हैं। तो गिरते स्त्री पुरुष अनुपात के निहितार्थ क्या हैं? पिछली एक शताब्दी से लिंगानुपात गिरता जा रहा है, जो कि चिंताजनक है। यह सत्य है कि पूरी एक शताब्दी से हमारे देश में लगातार लिंगानुपात कम होता जा रहा है, और ये काफ़ी चिंताजनक है। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 1901 में ये था 972, 1991 तक आते आते ये हुआ 927, 2011 में हमें कुछ बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिली, ये रहा 943। लेकिन यहाँ से यहाँ जो परिवर्तन हुआ 1901 से 1991 में लगातार यह अनुपात घटा था, और 2011 में भी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी। 1000 पुरुषों पर सिर्फ 943 स्त्रियाँ हमारे देश में पाई गई। अब बच्चों, ये जो लिंगानुपात में गिरावट है इसके क्या कारण है ये जान लेते हैं। तो एक है स्वास्थ्य संबंधी कारक, और दूसरे हैं बाल स्त्री पुरुष अनुपात में कमी। हम जानते हैं कि महिलाओं को जब वो गर्भ धारण करती हैं, जन्म देती हैं, तो उस दौरान कई बार मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिसे हम मातृ मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। उसके अलावा सामान्य रूप से घर परिवार में, हमारे समाज में बालिका शिशुओं के स्वास्थ्य पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त लगातार बाल स्त्री पुरुष अनुपात में कमी होती जा रही है, और ये दो मुख्य कारण है कि संपूर्ण जो लिंगानुपात है, समग्र लिंगानुपात है, उसमें भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बाल स्त्री पुरुष अनुपात यानी 0 से 6 वर्ष में अचानक कमी आई है। आमतौर पर यह समग्र स्त्री पुरुष अनुपात से अधिक रहा है। 2001 में ये पहली बार कम हुआ, और उसके बाद जब हम हमारी नवीनतम जनगणना यानी 2011 की जनगणना को देखते हैं तो इसमें यद्यपि समग्र लिंगानुपात 943 पाया गया हमारे देश में, लेकिन जो बाल लिंगानुपात था वो सिर्फ कितना पाया गया, 919। तो ये बहुत ही चिंताजनक तथ्य है, और इसके पीछे के कारणों को जान के और समाधान करने का प्रयास समाजशास्त्रियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो बच्चों, राज्य स्तरीय बाल स्त्री पुरुष अनुपात और भी चिंताजनक है। क्यों? क्योंकि 9 राज्यों में यह 900 से भी कम है, यानी 9 राज्यों में
जो 1000 बालक हैं उन पर 900 से भी कम बालिका शिशु हैं। इसके अलावा आप इस प्रश्न को जो आपको दिया गया था कि क्या माता पिता आज भी बेटियों की बजाय बेटों को पसंद करते हैं, तो यह सत्य है कि हाँ, आज भी हमारे समाज में माता पिता बेटियों की बजाय बेटों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अनेक कारणों में से एक कारण है बेटे को अधिमान्यता, यानी बेटे को अधिक महत्व देना, बेटे को अधिक महत्वपूर्ण मानना, उसकी भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण मानना। इसके क्या कारण हैं कि बेटों को पसंद करने के, उन्हें अधिमान्यता देने के क्या कारण हैं? एक कारण ये कि हमारे ये माना जाता है कि बेटा ही माता पिता की अंत्येष्टि का हकदार है। ये कहा जाता है कि बेटा ही परिवार का असली वारिस है और वो ही माता पिता को अंत्येष्टि प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार वंश वृद्धि की बात की जाती है कि किसी परिवार को, किसी वंश को आगे बढ़ाने का कार्य तो बेटा ही कर सकता है, यानी उसे ही असली वारिस घोषित किया जाता है। इसके अलावा कई आर्थिक कारण हैं, जैसे हमारे यहाँ कृषि प्रमुख व्यवसाय है और इस कारण लोगों के पास कृषिगत संपत्ति पाई जाती है और सामान्यतः लोग इस कृषिगत संपत्ति को अपनी बेटी को नहीं देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका बेटा हो जो कि उनकी इस कृषिगत संपत्ति का स्वामी बने और उनकी इस कृषिगत संपत्ति को वो बेटे को ही देना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ जागरूकता का अभाव भी एक कारण है। हमारे देश में यह भी माना जाता है कि बुढ़ापे का सहारा तो बेटा ही है। यदि हमारे घर में बेटा नहीं होगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। तो इस तरीके की जो नकारात्मक विचारधारा है, जो रूढ़ियाँ हैं, वो हमारे देश में बेटों को पसंद करने का कारण बनी हुई है। और आप सब भी इस बारे में काफ़ी जागरूक होंगे, आप जानते होंगे, आप देखते होंगे कि समाज विशेषों में बेटों को कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है। तो बच्चों, आज यहाँ हमने हमारे इस अध्याय 2 के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो सभी समझ लिए हैं, सभी को हल कर लिया है। यहाँ कुछ प्रश्नों में जहाँ आपको आपकी राय देनी थी, वहाँ आप उत्तर पुस्तिका में अपने तरीके से थोड़ा बहुत उत्तर में बदलाव कर सकते हैं। आप अपनी राय के अनुसार कुछ बिंदु जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं। तो आज यहाँ हमारा जो दूसरा अध्याय है, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना, वो पूर्ण होता है। अगली कक्षा में बच्चों हम हमारा तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।